नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो है उसकी मतलब री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 जनवरी 2019 का था ये, है ना? तो उसकी मतलब मैंने 3 वीडियो बनाई। मैंने जीएस कवर किया और मैथमेटिक्स कवर किया और रीज़निंग कवर किया। ये लास्ट है मतलब इस सेक्शन का, तो इसमें हिंदी है। हिंदी का पहला क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए, उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के रूप में के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा मतलब विकल्प है। ये अशुद्ध लिखा हुआ है, जैसे मैंने गाँव जाना है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है मैंने गाँव जाना है, ऑप्शन ए है मुझे गाँव जाना है, ऑप्शन है मेरे को गाँव जाना है और ऑप्शन डी है मतलब ये ऐसे ऑप्शन डी है मेरे को गाँव जाना है। तो इसका हो जाएगा मुझे गाँव जाना है ना। मैं गाँव जाना है ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि भाई साफ-साफ इसमें सिंबल ही दिखा रहा है, तो यही सही होगा। इसमें कोई मतलब वो करने की ज़रूरत ही नहीं, तो नॉर्मल क्वेश्चन थे। फिर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन ए है व्यंजन और ऑप्शन बी है चरण और ऑप्शन सी है मात्रा और ऑप्शन डी है वर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब वर्ण ही कहते हैं इसको, है ना? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छंद में प्रयुक्त व्यंजन को मतलब जो अक्षर होते हैं उसको वर्ण कहते हैं और जो पढ़ने का मतलब वो होता है उसको लय कहते हैं। पढ़ने की जो गति होती है उसको लय कहते हैं, जो रुकता है ना कोई भी चीज़, तो ध्यान रखना। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मतलब दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताता है। तो मुहावरा दिया गया है लोहा मानना, तो इसका ऑप्शन ये है मूर्ख बनाना, ऑप्शन बी है हार मानना और ऑप्शन सी है प्रभाव मानना और ऑप्शन डी है लाभ होना। तो इसका लोहा मानना कि यहाँ पे जैसे ये इसको आप मतलब ये ऐसे हुआ तो इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, क्योंकि ऑप्शन इधर-उधर हो गए हैं। तो इसका मतलब यही हो जाएगा और कोई बात नहीं है, प्रभाव मानना होता है ना, ध्यान रखना। इसका अर्थ लोहे का लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है कि प्रभाव मानना होता है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर एक क्वेश्चन और है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प देंगे, उस सही विकल्प का चयन करें जो मतलब सही विकल्प हो, इसमें से बताना। जैसे आप इस किताब को पढ़ें, तो इसका कर्मवाच्य बनाना है। तो आप इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। क्या आपने इस किताब को पढ़ा? और सी है कि यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई। ऑप्शन डी है आपने यह किताब पढ़ी। तो इसको सही बताना है आपका। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है ना। एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये मतलब उसी सेट का था, 117 नंबर का था कि रसों का राजा किसे कहा जाता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। या माना जाता है बातिक है। तो इसके 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन ए था ऑप्शन ए था करुण रस, ऑप्शन बी था श्रृंगार रस और ऑप्शन सी था वीर रस, ऑप्शन डी था हास्य रस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस, है ना। मतलब रसों का राजा श्रृंगार रस को ही माना जाता है। अच्छा, रस का मतलब कुछ स्थाई भाव पूछे जाते हैं। स्थाई भाव में लिखा देता हूँ, स्थाई भाव और रस, है ना, रस इधर होते हैं। तो जैसे करुण रस का स्थाई भाव, करुण रस का स्थाई भाव क्या होगा? शोक होगा। और इसका श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति होता है। रति मतलब ये श्रृंगार रस का स्थाई भाव है। और वीर रस का है उत्साह, उत्साह वीर रस का है, वीर रस का है। और ऐसे हैं सारे रस हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना।
मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है किसी के द्वारा कहे गए वचन ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है योजक, ऑप्शन बी है उद्धरण और ऑप्शन सी है विराम या अल्प विराम और ऑप्शन डी है अर्ध विराम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब बी हो जाएगा बी विकल्प यानी उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा गया किसी मतलब साफ साफ बताया गया किसी के द्वारा कहे गए वचन ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और फिर और वाक्य के हैं अवतरण विराम चिन्ह, विराम को उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। यह चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकल यानी कि इन्वर्टेड कामा होता है, सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। युगल उद्धरण चिन्ह और एकल उद्धरण चिन्ह है ना, तो ध्यान रखना। जैसे फिर इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, महात्मा गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो, तो इसमें इन्होंने डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा है ये चीज, तो यही चीज पूछा गया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए हैं, उसका सही पहचान करके बताना है। क्या बताना है कि सही शब्द का समास बताइए। समास पूछा है तो यह समास दिया गया चंद्रशेखर। चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम चंद्र के समान है जो, चंद्र पर चंद्र के जैसा है जो, तो ये ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ये हो जाएगा। इसमें साफ साफ चीज लिखी है समस्त पदों में चंद्रशेखर का जो है चंद्र का समास, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिखर मतलब सिर पर जिसके, तो वो शिव है ना, चंद्रमा धारण किए हुए, ये बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि इसमें क्या पूछा गया है, एक शब्द मतलब निम्नलिखित 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प हो, है ना, बताया गया है। लिखा गया है जिसका उत्साह नष्ट ना हो उसको उत्साही कहते हैं, उद्यमी कहते हैं, हतोत्साहित कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। तो इसको है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो तो उसे हतोत्साहित कहते हैं, जो जिसका उत्साह ही नष्ट हो गया उसे हतोत्साहित कहते हैं। ठीक है, उत्साही जो उत्साह के लिए मतलब आतुर हो, है ना, जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखता हो, उद्यमी तो जो कोई उद्योग धंधे करते हैं उसको उद्यमी कहते हैं। ठीक बात, ध्यान ही रखना। जानने की इच्छा को जिज्ञासु कहते हैं, है ना, हतोत्साहित इसके लिए है नष्ट। फिर अगला प्रश्न है कि उस अनेकार्थी शब्द का चयन करें जो इसमें जलज शब्द दिया गया है, इसमें से जलज के कौन कौन से अर्थ होते हैं। तो जलज का पहला ऑप्शन है जहाज, दूसरा है मछली, तीसरा है चतुर और चौथा है हाथी। तो इसका सही हो जाएगा जलज का अर्थ मछली भी होता है ना, जलज का अर्थ मछली होता है इस विकल्प के हिसाब से। और इसमें मछली, कमल, मोती, सितार, शंख, चंद्रमा, ये सब जलज के अनेकार्थी शब्द हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता हो। जैसे लिखा है बच्चों ने गृह कार्य किया, वह खेलने गए, तो इसमें बताना है कि बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए। ठीक है, फिर है कि बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए, फिर है बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, फिर डी है कि बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने गए। सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, है ना, ये सही हो जाएगा। इसमें लिखा गया है ये इसमें पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाला वाक्य है, इस प्रकार बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि इसमें निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। जैसे इसमें लिखा है हे प्रभु रक्षा कीजिए, रेखांकित किया गया जैसे मैंने रेड से, तो हे प्रभु हमेशा ये संबोधन वाला हो जाएगा। इसमें लिखा गया है रेखांकित शब्द हे प्रभु में संबोधन कारक है, जिसका शब्द से यहाँ मिस प्रिंटिंग हुआ, शब्द से किसी को पुकारने का बोध होता हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि इसमें बताया गया कि निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प कौन सा है। तो बच्चों ने खेल खेला, ये भविष्यत काल है, तो इसमें बताना है कि इसका मतलब ऑप्शन के हिसाब से क्या सही होगा। तो बच्चे खेल चुके, ठीक है, भविष्य काल के बारे में बताना है। और बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे खेल चुके होंगे, बच्चे खेलेंगे। भविष्य काल की बात करेगा तो डी ही तो हो जाएगा, है ना। भविष्य की बात की जाएगी तो
प्रश्नगत वाक्य में बच्चों ने खेल खेला, इसमें लिखा गया है तो इसका भविष्य तो होगा बच्चे, बच्चे खेल खेलेंगे, भविष्य की बात करेगा तो वही तो हो जाएगा। इसमें कुछ दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, तो स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग की जैसे राजपूत का राजपूतनी, मतलब राजपूत का राजपुतानी, राजपुताई और राजपुतरीन और राजपूती, तो इसका सही हो जाएगा राजपूतनी, राजपूत का राजपूतनी हो जाएगा, ठीक है। और इसे कुछ लिंग जैसे मैं लिखा देता हूँ, जिसमें देखा सेठ का सेठानी हो जाता है, देवर का देवरानी हो जाता है, इसमें आनी प्रत्यय जोड़ के बनाया जाता है ना। बाकी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ चीज़ें, लिंग लिख लेता हूँ, जैसे देखने में तो लगते हैं कि जैसे पानी क्या है, ये है पुल्लिंग है, ठीक। दही क्या है, दही ये भी पुल्लिंग है। और क्या है, मोती, ये भी पुल्लिंग में होता है लेकिन ये उभय लिंग है, ठीक है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, देखने में तो लगेंगे स्त्रीलिंग लेकिन है पुल्लिंग, तो ध्यान रखना ये सब। अब इसको आपको बताना है तपस्वी का स्त्रीलिंग बताना है, तपस्वी का। तो ऑप्शन देखो, तो आप तपस्वी का तपस्विनी हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये स्त्रीलिंग तपस्वी का तपस्विनी हो जाएगा, ये जाति का भाव बताने वाली संज्ञाओं का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करके बनाया गया है ना। फिर अगला है कि नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन, तो तलवार दिया गया, तलवार का बहुवचन आपको बताना है। तो तलवार का बहुवचन क्या हो जाएगा, तलवार का बहुवचन तलवारें हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए, इसमें तलवार का बहुवचन तलवारें हो जाएगा, इसमें अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए आ में आए मतलब लगाया जाता है, पॉइंट करके, है ना, बिंदी लगा के, तो ये बहुवचन बन जाता है। इसमें कुछ मैं मतलब कुछ लिख दे रहा हूँ आपको, जैसे इसके बहुवचन कुछ इसमें लिख दे रहे हैं। मिठाई का, इस तरीके से मिठाई लिखा जाता है ना, तो मिठाई का बहुवचन बनाने के लिए मिठाइयाँ इस तरीके हो जाएगा, इसमें बड़ी दीर्घ ई नहीं लगेगा, ठीक है। और दवाई का, दवाइयाँ, ये बहुवचन हो जाएगा, है ना। और सारे ऐसे हैं, तो ध्यान रखना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है कि हाश्व व दीर्घ इनमें से किससे मतलब किसके प्रकार हैं, तो ये स्वर के प्रकार, हास्य स्वर दीर्घ स्वर बोलता नहीं है क्या, तो वो सिंपल ही, जैसे हास्य स्वर के एग्जाम्पल आयुरी, ये तीन मतलब हास्य स्वर हैं, ये मतलब तीन ही हैं, ये चार होते हैं। आयु री होता है, यहाँ पे री लिखा नहीं गया, तो री होता है लेकिन हास्य स्वर में री काउंट होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। चार मतलब हास्य स्वर है, बाकी दीर्घ स्वर है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, औ, 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 ये इतने स्वर हैं दीर्घ स्वर, है ना। बाकी जो तीन जो ज्यादा समय लगता है इसको प्लुत स्वर बोलते हैं, जैसे ओम, इस तरीके से होता है ना, ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन से, इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन मतलब क्या है अभी बताता हूँ। जैसे ऊष्म व्यंजन, जैसे ये या है, ऑप्शन बी प है, ऑप्शन सी है श, और ऑप्शन डी है ट। तो ऊष्म का मतलब होता है गर्म हवा, जैसे श, यानी कि यहाँ गर्म हवा दे रही, तो ये ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, है ना। जैसे श श ह, ये भी ऊष्म व्यंजन के एग्जाम्पल है ना, ध्यान रखना, है ना। ये पा, ये ओष्ठ से बोला जाता है, ट ठ ड ढ ण, है ना। ये आपको मैं एक बार इसको करवा देता हूँ, कि करवा ही देता हूँ, तो फिर ये कंठ है, ये तालु है, ये मूर्धा है, ये दंत ये ओष्ठ है ना। तो इसके होते हैं क, च,
ट त प वर्ग। अब का वर्ग में का ख गा घा ड़ा अच्छा अच्छा इया और टा ठा डा ढा ड़ा ता था ता धन्ना प फ ब भ मा, ये बोलने के क्रम है, ठीक है, जान गए। और ई, ये ई से, ये तालु से बोली जाती है, ई तालु से, ऊ ओष्ठ से, है ना, अ ये कंठ से बोला जाता है ना, तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना, ठीक है। अगले पे चलेंगे, तो जैसे यहाँ देख लीजिए, या र ल व ये सब अंतस्थ व्यंजन है, प ट ये स्पर्श व्यंजन है, श ये सब, ये चार होते हैं ना, तो चार ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखे गए, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उसके उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है, तो देख ले। पहला पक्ष का पाक्षिक लिखा गया है, और प्रेम का प्यार लिखा गया है, सुख दुख और स्वर्ण सोना, तो इसका पक्ष का पाक्षिक हो जाएगा, है ना, ठीक। देखो, पक्ष संज्ञा है जिससे निर्मित शब्द पाक्षिक होता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम वाले वाक्यों में से लिंग का पता किसके मतलब किससे चलता है, तो किससे चलता है, क्रिया, क्रिया, कर्म, कर्ता, वचन, तो लिंग क्रिया से चलता है, ठीक है। देखो, सर्वनाम वाले वाक्यों में से लिंग का पता क्रिया से चलता है, जैसे वह जाता है, वह जाती है, तो एक क्रिया के बारे में हो जाता है, पता चल जाता है। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है, ठीक है। और रस विलास ये किसने लिखी है, तो मैं बता देता हूँ, देखिए, पद्मावत के रचनाकाल मलिक मोहम्मद जायसी हैं। रसविलास गीता और ये भी रसविलास जो है विज्ञान गीत, रसविलास विज्ञान गीता एवं श्रृंगार लहरी के रचनाकार देव, केशव तथा जगन्नाथ हैं। मतलब कि रसविलास के देव हैं और विज्ञान गीता के केशव तथा जगन्नाथ दास श्रृंगार लहरी के हैं, ध्यान रखना, ठीक। फिर अगला है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है, तो ये आपको बताना है। इस भारत दुर्दशा जो है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित है ना। अभी मैं इसको देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना भारत दुर्दशा है, जिसकी इनकी अन्य रचना है जैसे कि वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, अंधेर नगरी और नीला देवी आदि हैं, है ना। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं, चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ाचंद तथा पल्लव, तो ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है ना। कला और बूढ़ाचंद इन्हीं की रचना है, देख लीजिए, चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ाचंद, पल्लव, ग्राम्य, लोकायतन, गुंजन, है ना। चिदम्बरा के लिए इनको एक पुरस्कार दिया गया था, कमेंट बॉक्स में बताना, वैसे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, लेकिन आप बताएंगे तो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था खूंटियों पर लगे खूंटियों पर टंगे लोग के लिए दिया गया था। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को ये रचना दी गई थी, इसी के लिए खूंटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी रचना खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह के लिए 1983 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, इसमें कुछ पैसेज है, पैसेज के बारे में आप लोग जानते ही हो, इसका वेस्ट ऑफ टाइम है तो मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, इसको पढ़ लेना, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसको लगा देना, और पैसेज हमेशा बदल के ही आता है तो मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं। अब इसमें दिया गया है किसकिंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था, तो ये सिंपल सी बात है कि बाली के मतलब का हिस्सा था। मैप जब पढ़ोगे वो पूरा डिटेल में उसमें दिया गया है, ठीक है। अब इसको मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। किसने हम्पी को सपनों की नगरी बताया था, तो किसने बताया था, ये बताया था पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस द्वारा, ठीक है। ये मैं वो करा रहा हूँ, क्या कहते हैं कि पैसेज करा रहा हूँ, तो पैसेज में ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या है, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ था, तो कैसे होता था, हो जाएगा कि संयुक्त आक्रमण के कारण हुआ था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था कि मतलब इसी पैसेज का था
कि विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं, है ना। तो हो जाएगा जनशून्य, है ना, उसमें ऑप्शन मतलब उसमें दिया गया था। तो विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की जनशून्य यानी निर्जन के बीच फैली थी, ठीक है, ध्यान रखना। फिर यहाँ से ये क्वेश्चन है, विरूपाक्ष का समानार्थी बताइए शब्द। इसका हो जाएगा विलक्षण नेत्रों वाला, ठीक है। विरूपाक्ष का समानार्थी अर्थ जो होता है विलक्षण नेत्रों वाला होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। लिखा काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 बार आया है तो यहाँ पे एक अर्थ अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पे अलग मतलब यमक अलंकार हो जाता है। एक घटा का अर्थ होता है बादल, एक घटा का अर्थ होता है कि घटना होता है, घमंड घटना, है ना। तो जैसे कनक कनकते 100 गुनी, तो एक कनक का धतूरा होता है, एक कनक का सोना होता है, मादकता का इस तरीके से। और एक और मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे वो 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है, वो नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती है। यहाँ पे मतलब एक बेर का अर्थ होता है, बेर का मतलब बार यानी कि चक्कर यानी कि टाइम, इतनी बार मतलब वो 3 बार खाना खाती थी और वो 3 बेर खाती है। बेर का मतलब फल, बेर मतलब बैर जो होता है ना, बेर का फल। और नगन जड़ाती थी, नगन का मतलब नग, नग मतलब साड़ियों में जो मतलब साड़ी या कपड़े में नग होते हैं ना, सोने चांदी के, इस तरीके से। अब वो नगन जड़ाती है, फिर से नगन का मतलब हो गया है मतलब कपड़े उसके पास है ही नहीं, मतलब। तो ये वर्णन किया है लेखक ने। जैसे पहले जब वो मतलब यहाँ महलों में रहती थी तो 3-4 बार खाना खाती थी, 3 बार खाती थी। जब वहाँ जंगल में चली गई तो वो 3 बेर खा के जीवित रहती हैं। वो नगन जड़ाती थी, मतलब यहाँ घर पे रहती थी तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनती थी, और यहाँ पे हैं तो वहाँ कपड़े मतलब पहनने के लिए उनके पास वस्त्र नहीं है उचित, है ना। तो ये चीजें कही, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आपने समझ ही लिया। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प सॉरी निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का सही चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। अब लिखा है एक है दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, अब बताना है आपको। ये बाहर यहाँ पे अंडरलाइन था, तभी तो बता पाओगे। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है तो यहाँ से बताना है संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा ना, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। रेखांकित शब्द के बाहर, है ना, दरवाजे के बाहर, तो ये यहाँ से दरवाजे के बाहर संबंध बोधक अव्यय, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है तो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है कि मतलब दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द बताइए। तो नाश का क्या होता है, नाश का मतलब तबाही हो जाएगा, है ना, तो ये सिंपल है। और फिर अगला है कि उपसर्ग के डॉट डॉट हैं में लगते हैं, क्या लगते हैं, तो हमेशा उपसर्ग के प्रारंभ में लगता है कोई भी चीज होता है। जैसे देखो प्रहार, हार में प्र लगा दिया उपसर्ग तो प्रहार बन गया, ठीक है। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, उस प्रत्यय का प्रत्यय नहीं है बताया है, प्रत्यय से नहीं बना है। तो चिकना से आहट शब्द लगा तो चिकनाहट हो जाएगा। चांद से चांदनी, खट से खटास, बखूबी, लेकिन तो ये खूबी ये उपसर्ग लगा के बना है, खूब से बाखूबी आगे लगाया गया है, तो ये ध्यान रखना। जैसे इसमें दिखाया गया है, इसमें निर्मित उपसर्ग लगाया गया, प्रत्यय है उपसर्ग में आगे लगाया, जैसे जैसे बमुश्किल यानी बहुत मुश्किल, बद बदस्तूर, फिर बदौलत, बजाय, बतौर, इस तरीके से प्रत्यय है। उपसर्ग चिकनाहट, चांदनी, खटास, ये सब प्रत्यय हैं। ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है। प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, ध्यान रखना। ये तद्भव बताना है कपोत का, तो कपोत का तद्भव कबूतर हो जाएगा, है ना, वो तत्सम है कपोत, ठीक है। तो कपोत तत्सम है कबूतर का, ठीक है, ध्यान रखना। और ये सब बाकी ये सब क्या है, जो अब काम का कर्म हो जाता है ना, कर्म तथा कार्य कुछ भी कह सकते हो, काज,
कौन सा कपोल कर्म कार्य है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का विपरीत भी यानी विलोम पूछा है, तो विलोम संयोग का क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, है ना। तो संयोग का वियोग हो जाता है और मतलब मिलन का विरह हो जाता है ना, या वियोग या बिछोह हो जाता है। और जो दुरुपयोग का विलोम है सदुपयोग होता है ना, ध्यान मतलब सदुपयोग दुरुपयोग का विलोम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि मतलब इसका संधि विच्छेद बताना है, उल्लास का क्या होगा। तो देखिए उत्धनलास मतलब उल्लास होता है, तो ये पहला विकल्प हो जाएगा। ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है ना, ता था दा में बदल जाता है, ये उत्धनलास उल्लास हो जाता है। और जैसे मतलब उड्डयन उत्धन उद्यान हो जाता है, तो व्यंजन संधि के एग्जाम्पल है ना। जैसे ता के बाद दा और के बाद ला रहे तो ता दा ला में बदल जाता है, ठीक है, लिखा है साफ साफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 50 है कि शब्द का मतलब जो शब्द है उसका सबसे अच्छा विकल्प क्या है। तो पतन का मतलब होता है गिरना, है ना। चाहे सबसे इसने पूछा क्या था कि दिए गए विकल्प का चयन करें जो सबसे अच्छा विकल्प हो, तो पतन का मतलब होता है गिरना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना। तो ये चीजें थी। तो अब पूरा हमारा सेशन कंप्लीट हो गया, यानी कि मतलब मैंने एक सेट कंप्लीट कर लिया। अब अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।